Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last video lecture series, we have completed 6 chapter like chapter number 1, chapter number 2, then chapter number 8, 9 and 10, and we have completed our chapter number 14. So I hope you understood very well about all this chapter, and in the today's lecture we will start our chapter number 4, and it is literary heritage of India. So in this chapter we will discuss about some famous Indian literature, some famous Tamil literature and some famous Gujarati literature. So let's get start our chapter. So in the today's lecture, we are going to start our chapter number 4, and the name of the chapter is Literary Heritage of India. So in this chapter, we will discuss about some famous Indian literature, and we will also discuss about some famous Gujarati literature. So let's start our chapter number 4. So first of all, man took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to other. सिंस एंशियंट टाइम हम बात करें, मैन अपने एक्सप्रेशन, सिंबल्स, ड्राइंग्स एंड साउंड्स को यूज करता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर. हम सब ये सभी थिंग्स का यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस. देन दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट एंड स्क्रिप्ट, और इसी के कारण धीरे धीरे डायलेक्ट और स्क्रिप्ट का इन्वेंशन होता है. डायलेक्ट की बात करें तो डायलेक्ट का मीनिंग होता है बोली, जो डिफरेंट रीजन में बोली जाती है. एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो जो लिटरेसी सोर्सेस होते हैं उसके बारे में. देन दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, एंड धीरे धीरे स्क्रिप्ट में से ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बींग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, और धीरे धीरे लैंग्वेजेस का यूज होने लगा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. एंशियंट टाइम की बात करें, पहले क्या होता था कि एक्सप्रेशन, सिंबल्स, ड्राइंग्स एंड साउंड, ये सभी का यूज होता था फॉर द कम्युनिकेशन. बट धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने के कारण लैंग्वेज का यूज होने लगा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. देन द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज led to creation of literature. कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज का एक प्रॉपर वे में यूज होने लगा, और इसी के कारण धीरे धीरे लिटरेचर का क्रिएशन हुआ. लिटरेचर मीन्स कई सारी बुक्स लिखी गई, एपिक्स लिखे गए, और इस तरीके से लिटरेचर का क्रिएशन हुआ. देन फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस. एंशियंट टाइम से ही बात करें तो हमारा इंडियन लिटरेचर ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. डाइवर्सिफाइड मीन्स उसमें हमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है. और यूनिकनेस की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडियन लिटरेचर है काफ़ी यूनिक है. देन Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. So you must remember, our Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. Then besides this, some folk literature was also popular, and क्लासिकल लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर के बावजूद उसके अलावा हमें कई सारे फोक लिटरेचर भी देखने को मिलते हैं. फोक लिटरेचर की बात करें, ये सभी रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं. Then let's move to our next topic, and it is language and literature. So in this topic we will discuss about how language and literature were developed. So if we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. These languages influenced one another, and it resulted in development of literature. So हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट टाइम से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का एमर्जेंस हमें देखने को मिलता है, और ये सभी लैंग्वेजेस एक दूसरे में इन्फ्लुएंस होती है. मीन्स एक का इन्फ्लुएंस दूसरे में हमें देखने को मिलता है, और इसी कारण धीरे धीरे लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है. देन एज अ रिजल्ट
some new languages and literature have developed and flourished, और इसी के कारण कई सारी न्यू लैंग्वेजेस और न्यू लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है. देन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals dealt in Sanskrit language. So, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संस्कृत लैंग्वेज. हम सब जानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज में से कई सारी लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है. जैसे बात करें एग्जाम्पल में हिंदी और गुजराती, तो हिंदी एंड गुजराती का ओरिजिन हमें संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है. तो ये सभी एक दूसरे में इन्फ्लुएंस होने के कारण ही न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, और इसी कारण गुजराती, हिंदी और कई सारी न्यू लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता है. देन बात करें संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम, बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डिल्ट इन संस्कृत लैंग्वेज. सो प्रेजेंट टाइम की बात करें, संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज, बट रिलीजियस सेरेमनीज और वर्शिपिंग रिचुअल्स में अभी भी हम संस्कृत लैंग्वेज का यूज काफ़ी ज़्यादा करते हैं. तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम जब भी रिचुअल सेरेमनीज करेंगे, वर्शिपिंग रिचुअल्स करेंगे, तो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का काफ़ी यूज होता है. So generally, language provides opportunity for humans for better expression and understanding. So लैंग्वेज के कारण ह्यूमंस को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी एक्सप्रेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए. इंडियाज मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन which has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. So हमारे इंडियन लिटरेचर की बात करें तो इंडियाज मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन की, बट हरप्पन सिविलाइजेशन को अभी तक हमने अंडरस्टूड नहीं किया है कंप्लीटली. हमें ये नहीं पता चलता कि हरप्पन सिविलाइजेशन की प्रॉपर लैंग्वेज क्या थी. सो Harappan civilization has not been deciphered. Its script has not been deciphered. So we have not obtained much information about their languages. और इसी के कारण हरप्पन सिविलाइजेशन की हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता था. Then Maharshi Panini was a great Sanskrit grammarian. The most important book of this time is Maharshi Panini's Ashtadhyayi, which is noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. So, Maharshi Panini की बात करें, he was a great Sanskrit grammarian, and महर्षि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी. So you must remember Ashtadhyayi book was written by Maharshi Panini and it is for the Sanskrit grammar. Then Sanskrit is considered the language of Aryans, language of sages and language of scholars. और हम सब जानते हैं कि आर्यन पीपल जिसकी लैंग्वेज थी संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द आर्यन पीपल. So Sanskrit is considered the language of Aryans, language of sages means sadhu sant ki language, then language of scholars. Then it has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for computer use. इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एक्सेप्ट किया गया है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज. कंप्यूटर यूज में संस्कृत सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. इट इज internationally accepted. Then Sanskrit was chief language for knowledge, science, religion and philosophy. So you must remember Sanskrit was the chief language for knowledge, science, religion and philosophy since ancient time. So in this point we have discussed about emergence of language and literature. First of all, language was developed, then periodically literature was also developed. Then let's move to ancient Indian literature. So first of all, let's learn about Vedas. So Veda means knowledge.
They are four. First Rigved, second Samved, third Yajurved, and fourth Atharvaved. So you must remember Vedas are four in the number and Veda means knowledge. And फोर वेदास की बात करें तो फर्स्ट था ऋग्वेद, देन सेकंड सामवेद, देन थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ वेद वाज अथर्ववेद. Then let's learn one by one. So first of all, let's learn about Rigved. So the most ancient book of the Indian literature is the Rigved. So you must remember most ancient book of Indian literature is the Rigved. Then it consists of 1028 verses. In the Rigved we can see 1028 verses. Then it is a wonderful book divided into 10 divisions. So you must remember Rigved is divided into 10 divisions. Then most of the verses are prayers of God. जो ऋग्वेद में जो भी वर्सेस है ये सभी प्रेयर्स के रूप में है. गॉड की जो प्रेयर्स होती है ये सभी प्रेयर्स को डिस्क्राइब किया है इन द ऋग्वेद. देन दे वर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञस. और ये सभी प्रेयर्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यज्ञ. देन among the verses those worshipping Usha are fascinating. और इसमें भी एक फेमस वर्स है फॉर द वर्शिपिंग ऑफ उषा. उषा मीन्स गॉडेस ऑफ डाउन, मीन्स जो सुबह की जो देवी है उसको हम कहते हैं उषा. तो कई सारे वर्स है वो वर्शिपिंग फॉर उषा मीन्स उषा की पूजा करने के लिए भी ऋग्वेद में लिखे गए हैं. देन दिस वर्क describes political, social and religious matters of Aryans who were residing in the regions of Sapta Sindhu. So ऋग्वेद में अदर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स है आर्यन पीपल की जो सप्त सिंधु रीजन के आसपास रहते थे. Then second Ved is Samved. So three other Vedas were also composed after Rigved. Out of them, Samved was composed to focus on the process of recitation of verses. Hence, it is known as Gangotri of music. So, सामवेद की बात करें तो सामवेद ये फोर वेद में से एक है और ऋग्वेद के बाद अदर थ्री वेद का कंपोजिशन हुआ था. सो सामवेद की बात करें, Samved was composed to focus on the process of recitation of verses. जो भी श्लोक है, जो भी वर्सेस है, इसको किस तरीके से गाना, ये सभी प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन है इन द सामवेद. देन हेंस इट इज नॉन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. और इसी के कारण सामवेद को कई बार बोला जाता है गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. सो यू मस्ट रिमेंबर सामवेद इज नॉन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. Then let's move to Yajurved. So it is called a Veda of Yagnas. You must remember Yajurved is for the Yagna. Then it is composed in both the forms prose and verse. So आपको यजुर्वेद में याद रखना होगा कि यजुर्वेद composed in both the forms prose and verse means पोएम और लेसन्स के रूप में यजुर्वेद डिस्क्राइब किया गया है. देन दिस डिस्क्राइब्स द हाइम्स रेसिटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञस एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स. यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ के दौरान कौन से श्लोक हाइम्स को गाना है, कौन से हाइम्स को रिसाइट करना है, ये सभी डिस्क्रिप्शन हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है. एंड अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के दौरान भी जो भी हम हाइम्स बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है. देन लेट्स लर्न अबाउट अथर्ववेद. सो अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार. सो अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर कई सारे रिचुअल्स एंड संस्कार का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है. सो दिस इज अबाउट four types of Vedas. You must remember the Vedas are four. First Rigved, second Samved, third Yajurved and fourth Atharvaved. And you must remember Rigved was the
ancient book of Indian literature, and Samved is known as Gangotri of music. Then Yajurved is for the yagnas, and Atharvaved describes various types of rituals and sanskars. Then let's learn about Upanishad. So, the Upanishadic literature gives us a vivid description and analysis of the beginning of universe. So, उपनिषदिक लिटरेचर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स कि हमारी यूनिवर्स का बिगनिंग किस तरीके से हुआ था. Then, the mysteries of life and death, materialistic and spiritual world, etc. were described in the Upanishad. So, Upanishad की बात करें तो इसमें beginning of universe, then mysteries of life and death means life कैसे होती है, death कैसे होती है, उसके बाद क्या, ये सभी, then materialistic and spiritual world, ये सभी का डिस्क्रिप्शन हमें उपनिषद में देखने को मिलता है. Then Brihadaranya and Chandogya are earliest Upanishad in dialogue form. So earliest Upanishad की बात करें, Brihadaranya and Chandogya are the earliest Upanishad and it is in the dialogue form. Then they are 108 in all as mentioned in Muktiko Upanishad. So Upanishad की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हमें देखने को मिलता है और ये सभी का मेंशन किया गया है इन द मुक्तिको उपनिषद. Then let's move to Brahmanical literature. So many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Any critical appreciation based on Vedas composed in poetic form are included in Brahmanical literature. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly. So, ब्राह्मणिकल लिटरेचर की बात करें तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में हमें वैदिक लिटरेचर का मीनिंग देखने को मिलता है कि इट वाज कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर. देन any critical appreciation based on Vedas composed in poetic form are included in Brahmanical literature. So Brahmanical literature वेदास को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसका मेन पर्पस था टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर. देन वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली. सो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये दो टॉपिक के बारे में काफ़ी ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है. देन let's move to Aranyaks. Aryans used to spend their last phase of life in Aranyaks, making their ashram in Aranyaks or forest. They composed literature based on philosophy, which was the result of their deep thinking, and it is known as Aranyaks. So, Aranyaks literature की बात करें तो आर्यंस पीपल्स ने अपनी लास्ट फेज ऑफ द लाइफ कहाँ पर स्पेंड किया था, इन द आरण्यक. एंड आरण्यक का मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट. एंड दे कंपोज्ड लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी विच वाज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग. और ये सभी आरण्यक्स में थे, मीन्स वहाँ पर काफ़ी काम नेचर होता है और इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी डीप थिंकिंग हमें देखने को मिलती है, एंड इट इज़ नॉन एज आरण्यक. सो आरण्यक मीन्स फॉरेस्ट में ये सभी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था, इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नॉन एज आरण्यक्स. Then last literature of the Vedic literature was Vedangs. So the Vedangs literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. So you must remember Vedangs for the religious practices, rituals, grammar, astrology and astronomy. So वेदांग्स की बात करें तो इसमें religious practices, rituals, grammar, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है इन द वेदांग्स. देन लेट्स मूव टू सम इंडियन लिटरेचर, सम क्लासिकल लिटरेचर. सो द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स. The present form of these epics can be tracked back to 2nd century. So,
आप सब और हम सब ये जानते हैं कि रामायण एंड महाभारत ये टू ग्रेट इंडियन एपिक्स है। मीन्स एपिक्स मीन्स महाकाव्य। ये हमारे कंट्री के दो ग्रेट इंडियन एपिक्स है। The present form of these epics can be tracked back to second century। और ये सभी एपिक्स के प्रेजेंट फॉर्म की बात करें मीन्स अभी जो हमें इसका फॉर्म देखने को मिलता है, इसका फॉर्म हमें मिला था फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी। देन द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। हम सब जानते हैं कि रामायण में हमारे राम भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और राम भगवान थे किंग ऑफ द अयोध्या, अयोध्या के किंग थे रामचंद्र। देन द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। सो यू मस्ट रिमेंबर रामायण इज द स्मॉलर इन द साइज इन विद कंपेरिजन ऑफ महाभारत। Then it narrates many attractive stories of adventure। सो रामायण की बात करें तो इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव स्टोरीज का एडवेंचर है, ये सभी हमें देखने को मिलता है। देन द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज़ 1 लाख वर्सेस। सो महाभारत की बात करें, महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक एंड हैज़ 1 लाख वर्सेस। Then this describes the war between Kauravas and Pandavas। So you all know that महाभारत में कौरवास एंड पांडवास ये सभी में जो वॉर हुई थी इसका डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। देन बिसाइड्स इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज। द भगवद गीता अ पार्ट ऑफ महाभारत एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। और हम बात करें कि महाभारत में कई सारी न्यूमरस स्टोरीज का डिस्क्रिप्शन है, और बात करें भगवत गीता की तो भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारत एंड भगवत गीता में भी काफ़ी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। देन इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष एंड और साल्वेशन थ्रू ज्ञान कर्म एंड भक्ति। सो भगवत गीता की बात करें, इसमें मोक्ष के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से हम मोक्ष हमारे लाइफ में से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्क्राइब किए, लाइक ज्ञान कर्म एंड भक्ति। ये तीनों के कारण हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बातें हमें भगवत गीता में देखने को मिलती है। Then both the epics of the Ramayana and Mahabharata have been influencing millions of Indians and the literature for a long time। So रामायण और महाभारत इसमें काफ़ी सारे लेसन्स है और इसी के कारण हमारी सबकी लाइफ इन्फ्लुएंस हुई है। सो both the epics, the Ramayana and Mahabharata, have been influencing millions of Indian and the literature for a long time period। दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियंस। और इसमें कई बात संस्कार के बारे में लिखी गई है और इससे हमारे इंडियंस में मोटिवेशनल सीड्स का इम्प्लांट हुआ है। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड which contain a good combination of religious and worldly aspect of life। संस्कृत लिटरेचर के डेवलपमेंट के दौरान रिलीजियस एक्टिविटी और एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, इस दोनों का काफ़ी गुड कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। द पुराण्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम। सो पुराण्स की बात करें तो ये इनिशियल वैदिक लिटरेचर है और यहाँ पर हमें वैदिक रिलीजन के बारे में काफ़ी बातें देखने को मिलती है। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ्स वर कंपोज्ड। और ये टाइम की बात करें कि संस्कृत लिटरेचर के डेवलपमेंट की बात करें तो उस टाइम पे कई सारे स्क्रिप्चर्स और स्मृति ग्रंथ का भी कंपोजिशन हुआ था। देन दिस स्क्रिप्चर्स डील्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स such as arts, mathematics and the other science। The Smruti Granth as explains the religious teachings, laws and custom। So other
लिटरेचर की बात करें तो ये सभी लिटरेचर साइंस और फिलोसॉफी के साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करें कौटिल्यस अर्थशास्त्र, ये बुक है मैनेजमेंट के लिए, बट इस बुक में हमें कई सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है इन द अर्थशास्त्र। एंड स्मृति ग्रंथ की बात करें तो स्मृति ग्रंथ में भी रिलीजियस टीचिंग्स है, लॉस है और कस्टम का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। Then the earlier Buddhist literature was written in Pali. So you must remember earlier Buddhist literature was written in Pali language. As it is divided into three sections, it is known as Tripitak, और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस, और ये थ्री सेक्शंस को हम कहते हैं त्रिपिटक। देन इट कंसिस्ट ऑफ सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सो त्रिपिटक की बात करें इट कंसिस्ट ऑफ सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सो यू मस्ट रिमेंबर about Tripitaka. Then, besides many other works were also composed in Buddhist literature. और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो उसमें कई सारा वर्क्स कंपोस्ट किया गया है। देन गुप्त पीरियड was known as golden period for the growth and development of Sanskrit poems and dramas. So you must remember Gupta period was known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems and dramas. Then the great writers like Kalidas, Bhavbhuti, Bharvi, Bhartuhari, Banabhat, Magh and many others belong to this period. So गुप्त पीरियड की बात करें, गुप्ता पीरियड, उस टाइम पे काफ़ी ग्रेट राइटर्स हमें देखने को मिलता है, लाइक कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ एंड मैनी अदर writers. Then, of this, Kalidas is known as all over the world. कालिदास का नाम काफ़ी वर्ल्ड में फेमस है। His works कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम and ऋतु संहार are renowned for their best poetic and dramatic style. So you must remember the work of Kalidas. Kalidas was famous for his work like Kumar Sambhav, Raghuvansham, Meghdut, Abhigyan Shakuntalam and Rutu Samhar. Then Baan wrote the Kadambari and Harsha Charita, a biography of King Harsha. Then बाण भट्ट की बात करें, बाण भट्ट ने कादम्बरी, अपना कादम्बरी लिटरेचर लिखा है, और हर्ष चरित्र, ये दो लिटरेचर लिखे हैं बाण ने। और हर्ष चरित्र की बात करें, ग्रेट इंडियन किंग हर्षा के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी बायोग्राफी है इन द हर्ष चरित्र। देन अदर वर्क्स ऑफ पीरियड आर भवभूतिस उत्तर रामचरित, भारवीस किरातार्जुनियम, देन विशाखादत्स, मुद्रा राक्षस, देन क्षुद्रक्ष, मृच्छकटिकम एंड डांडिस, दश कुमार चरित। तो आप सभी को ये सभी क्रिएशन याद रखना होगा कि कौन से राइटर ने कौन सा लिटरेचर लिखा है। सो भवभूति की बात करें, इसने उत्तर रामचरित्र, देन भारवीस की बात करें तो इसने किरातार्जुनियम, देन विशाखादत्त की बात करें इसने मुद्रा राक्षस को लिखा था, देन शूद्रक की बात करें मृच्छकटिकम, एंड डांडी की बात करें तो इसने दश कुमार चरित के बारे में लिखा था। देन द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्क वर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलोगेरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी। एंड ये सभी लिटरेचर का मेन सब्जेक्ट होता था पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, रोमांस के बारे में, एलोगेरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी के बारे में मेन टॉपिक होता था in this literature. Then let's know about some Gujarati literature. So verses were composed in earlier form of Gujarati language. In the course of time, Gujarati language developed and many literary works were composed in it. So गुजराती लिटरेचर की बात करें तो अर्लियर टाइम से ही काफ़ी सारे वर्सेस लिखे गए हैं इन द गुजराती लैंग्वेज, और एंशियंट टाइम से काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी वर्क हमें कंपोज देखने को मिलता है इन द गुजराती लैंग्वेज। देन द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज
made prosperous by literary contribution of Narsi Mehta, Mirabai, Dayaram, then Akho, Premchand, Pritam and other who composed beautiful verses, songs, garba and narrative poems and छप्पास. सो अर्लियर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि अर्ली टाइम में किसने गुजराती लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया था, सो आपको नाम याद रखने होंगे नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद एंड प्रीतम. देन मिडाइवल टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें तो आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक नर्मद, नवल राम, किशोरलाल मशरूवाड़ा, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम रूपराम नीलकंठ, गोवर्धनराम त्रिपाठी and other enrich the Gujarati literature through their works. And मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न लिटरेचर में काफ़ी सारे राइटर्स और काफ़ी सारे पोएट थे और इसके नाम हैं नर्मद, नवल राम, किशोरलाल मशरूवाड़ा, देन पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतराम रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी. ये सभी मॉडर्न पोएट हैं और मॉडर्न राइटर्स है हमारे गुजराती लिटरेचर के लिए. Then let's move to our last part of this video lecture. So the four Dravidian languages Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam developed their own scripts and literature. So द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात करें इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हमें देखने को मिलता है. सो फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस आर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम और इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर देखने को मिलता है. Then Tamil is the oldest of these with its literature belonging to early centuries to the Christian era. So Tamil is the oldest Dravidian languages. Tamil language काफ़ी old है, oldest language from Dravidian language. Then according to tradition, three literary gathering and sangams were held at which many sages and poets recited their composition. So द्रविडियन लैंग्वेजेस के लिए 3 बार 3 लिटरेरी गैदरिंग हुई है और 3 संगम भी हेल्ड किए गए हैं. तो इसके कारण लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ था इन द साउथ इंडिया. देन दे कंटेन मैनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वॉर एंड लव. एंड तमिल लिटरेचर की बात करें, साउथ इंडियन लिटरेचर की बात करें तो इसमें मेन थीम क्या होती थी? पॉलिटिक्स के बारे में, वॉर एंड लव के बारे में. Then the famous works of this body of literature includes Athutokai, then Tolkappiyam, then Pattupattu. ये सभी फेमस वर्क है तमिल लिटरेचर का. सो यू मस्ट रिमेंबर एथुतोकै, देन तोलकापियम एंड पत्तुपाटू. देन थिरुवल्लर wrote the famous Kurai, which in verse deals with many aspects of life and religion. So एक फेमस वर्क है थिरुवल्लुर का कुराई. ये भी काफ़ी तमिल लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और इसमें भी काफ़ी लाइफ एंड रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है. देन बात करें तमिल लिटरेचर में शिल्पादी करम एंड मनी मेघलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर. सो यू मस्ट रिमेंबर शिल्पादी करम एंड मनी मेघलाई. दिस वॉज द फेमस तमिल लिटरेचर. सो तमिल लिटरेचर की बात करें तो एतुथोकई, तोलकाप्यम, पत्थुपाटू, कुराई, शिल्पादिकरम एंड मनी मेघलाई ये सभी काफ़ी फेमस लिटरेचर है फ्रॉम द तमिल लैंग्वेज. So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about development of languages and literature, and we have also discussed about some famous Indian literature. Then we have also discussed about Vedic literature, and in the last we have discussed about Gujarati literature and Tamil literature. So I hope you understood very well about all the points and all the topics. And if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will discuss about some medieval literature. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.